वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसमें आज हम देखेंगे कि जो लास्ट बचे वाले हमारे टॉपिक्स है लाइक इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पे पाया जाता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। हम बात करते हैं इथेनॉल की, जो कि एक होमोलॉगस सीरीज का मेंबर है अल्कोहल ग्रुप का, जहां पर अल्कोहल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट होता है OH ग्रुप। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे इथेनोइक एसिड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की, जहां पे आपको देखने मिलता है कि जो इथेनोइक एसिड है वो बनता है विद द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है बॉन्ड COOH। और इथेनॉल में जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है अल्कोहल का वो होता है बॉन्ड OH, जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। तो जनरली ये थोड़े से इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स माने जाते हैं, सम स्पेशल कार्बन कंपाउंड माने जाते हैं, जहां पर हमें पढ़ना है इनके बारे में। साथ ही साथ में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सोप एंड डिटर्जेंट, जो कि आप जनरली यूज करते हो अपने डेली लाइफ में। उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, आपको ही वो अच्छे से पढ़ना है, लेकिन हम उसकी कुछ डेफिनेशन और उनमें पाए जाने वाले कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन आज यहाँ पर देखेंगे। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक आज का रहेगा वो हमको ध्यान देना है स्टूडेंट इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर में। साथ ही साथ में हम देखेंगे हिस्टरीफिकेशन रिएक्शन कैसे शो करता है इथेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है? तो चलो शुरुआत करते हैं इस एक आज के टॉपिक की इथेनॉल के साथ में। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड में हमें पहले देखना है इथेनॉल। इथेनॉल को ही कॉमन नेम सिस्टम में इथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है, मतलब जनरली वो एक अल्कोहल ग्रुप का ही मेंबर है, सो इसे इथाइल अल्कोहल ही बोला जाता है। मतलब कि जब 100% इथेनॉल रहेगा तो वो एक प्योर फॉर्म में रहेगा, तो उसे बोला जाएगा कि प्योर अल्कोहल है वो, जैसे कि वो इसमें वगैरह यूज होता है, वो बियर्स हो गया, विस्की हो गया, इनमें यूज होता है। ठीक है, इथेनॉल का यूज होता है। साथ ही साथ में एज अ फ्यूल भी हम इथेनॉल को यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, वो बात की बात है। पहले हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके भी पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिखा जाता है CH3 CH2 OH, एक इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये दो टाइप में उसका स्ट्रक्चर लिखा जाता है। उसके बाद में देखते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो पहली चीज तो जो इथेनॉल का जो है वो रहता है कलरलेस। इथेनॉल जो है आपका, जिसको हम सिंपली अल्कोहल भी बोल सकते हैं, वो रहता है आपका कलरलेस। कलरलेस होने के साथ साथ वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है एट रूम टेम्परेचर। अपने जो रूम टेम्परेचर उस पर वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए पहला पॉइंट वही लिखा मैंने कि इट इज अ कलरलेस लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। सेकंड, आपने जनरली देखे कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है। हम बात करेंगे इथेनॉल की, तो इथेनॉल का भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है, मतलब कि कम होता है उसका। तो वो है आपका सेकंड पॉइंट, हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा आपका 156 केल्विन। केल्विन का मीनिंग क्या है कि डिग्री सेल्सियस में नहीं है, ये डिग्री सेल्सियस में इसका आएगा माइनस में आंसर। मतलब आप क्या करो 156 माइनस 273 कर दो, मतलब इसमें से 273 माइनस कर दो, तो जाके आपको डिग्री सेल्सियस में आंसर मिलेगा। ऐसा उसका मीनिंग होता है। समझ में आ रहा? हाँ, तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि जैसे अगर इसकी बात करेंगे 3 और ये 8, तो माइनस 83 डिग्री क्या रहेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। समझ में आ रहा? उसके साथ ही में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट बात करते हैं तो वो है आपका 351 केल्विन इतना, मतलब कि उसका अगर डिग्री सेल्सियस में अगर हम देखेंगे तो माइनस कर दो 351 में से 273, कितना बचेगा 11 माइनस 3 8, कैरी 1 रिटर्न्स। सो यहाँ पर आएगा 7 and 0, मतलब कि आपका आएगा 78 डिग्री। 78 डिग्री समझ में आ रहा है? जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, इथेनॉल का, वो रहेगा आपका 78 डिग्री। अगर आपको अगर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है तो आप क्या करोगे, आप क्या
सेकंड पेज नंबर बुक के स्टार्टिंग में, आपके लेसन के स्टार्टिंग में वहां पर दिया हुआ है इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसके, इथेनॉल के, वो देख ले रहा है उसमें, समझ में आ रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, तो जो ये इथेनॉल है ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब ये वाटर में प्रॉपरली सॉल्व हो सकता है। जैसे कि अगर वो वाटर में अगर सॉल्व होता है, डिसॉल्व होता है, वो वाटर में अगर डिसॉल्व होता है तो वो फॉर्म करता है स्पिरिट वगैरह जो हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। उसके बाद में वो अगर अलग अलग मेडिसिन में भी काम में आ सकता है जब वो वाटर सोल्यूबल बन जाता है, तो इट इज अ गुड सॉल्वेंट। इसीलिए इथेनॉल को क्या बोला जाता है, एक अच्छा सॉल्वेंट बोला जाता है, जो कि यूज होता है मेडिसिन में, लाइक टिंक्चर आयोडीन। अब ये टिंक्चर का मीनिंग क्या है, ये टिंक्चर का मीनिंग क्या है, देखो जब ये जो आपका टिंक्चर है, आपका जो टिंक्चर आयोडीन है, इसका मीनिंग क्या है, ये है मिक्सचर ऑफ, टिंक्चर का मीनिंग लिख कर दे रहा हूं, इसका ये है मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड आयोडीन। ये जो है ना टिंक्चर आयोडीन से बोला जाता है, ये एक्चुअली क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड आयोडीन। इसका कलर होता है हल्का सा ब्लूइश, कलर क्या होता है इसका, ब्लूइश, समझ में आ रहा है, मतलब इट इज अ टिंक्चर दैट इज अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड आयोडीन व्हिच इज इन ब्लूइश इन कलर, थोड़ा सा नीलसर कलर जो है, नीला कलर जो है वो हमें देखने मिलता है। और ये यूज होता है एज अ एंटीसेप्टिक में, मतलब कि जैसे आप जो एंटीसेप्टिक है जो आप यूज करते हो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको प्रिवेंट करने के लिए जो इस एंटीसेप्टिक का आप यूज करते हो, तो उन एंटीसेप्टिक में जनरली ये जो अल्कोहल और आयोडीन का जो मिक्सचर है, जिसको हम बोलते हैं टिंक्चर आयोडीन, जिसको हम बोलते हैं टिंक्चर आयोडीन, ये यूज किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक, समझ में आ रहा है, वो जनरली गुड सॉल्वेंट होने के कारण उसको हम यूज करते हैं, किसको, इथेनॉल के टिंक्चर आयोडीन को, ठीक है ना, ये इसका फॉर्म है इथेनॉल का एक्चुअली, ठीक है ना, इथेनॉल के इसमें हम टिंक्चर आयोडीन को उसको मिक्स कर सकते हैं, कफ सिरप में भी यूज कर सकते हैं हम, किसमें यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ में कफ सिरप। अब ये कफ सिरप में जब हम यूज करेंगे तो वो भी सॉल्यूबल होना है, वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है कफ सिरप, तो वहां पर भी हम इथेनॉल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में इथेनॉल जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है, क्यों न्यूट्रल, क्योंकि जब हम इसका लिटमस सॉल्यूशन में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर उसकी जब टेस्ट होती है तो वो कोई भी कलर चेंज नहीं दिखाता, उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं आता है। दैट्स व्हाई हम ये बोल सकते हैं कि जो इथेनॉल है वो कलरलेस होने के साथ साथ वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। समझ में आया ना न्यूट्रल का मीनिंग, आपने पढ़ी है एसिड एंड बेसिस में, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेस होता है। एंड हैविंग अ नो लिटमस एंड हैविंग अ नो इफेक्ट ऑन लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन में उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, लिटमस सॉल्यूशन में उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें यहाँ पर देखना है, हमने देखो अभी इथेनॉल के लिए आपने देखे कंबशन रिएक्शन, वो मैं यहाँ पर लिख कर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमने इसके पहले ही देखे है ना। इथेनॉल में आपने देखे कंबशन रिएक्शन, इथेनॉल में आपने देखे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब कंबशन रिएक्शन हो रही थी इथेनॉल की तो वहां पर फॉर्म हो रहा था CO2, H2O, हीट और लाइट। जब आप कंबशन रिएक्शन पढ़े, जब आपने पिछले क्लास में मतलब कि इसके पहले वाले क्लास में, कल के क्लास में आपने कंबशन रिएक्शन पढ़े थे, तो कंबशन रिएक्शन में आपने देखा था कि जब इथेनॉल कंबस्ट हो रहा था तो वहां पर CO2, H2O, वाटर, हीट और लाइट ऐसे आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे। याद नहीं आ रहा हो तो मैं लिख कर देता हूँ, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस वाटर, ये फॉर्म हुआ था। ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, लेकिन इस प्रकार से आपका वो इक्वेशन था। फिर बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की। तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में, तो पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में
इथेनोइक एसिड, मतलब कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फॉर्म कर रहा था। ध्यान में आ रहा नहीं होगा तो देखो क्या हो रहा था वहां पे ऑक्सीडेशन में KMnO4 इस ऑक्सीडेंट का यूज करके रिएक्शन कैसे कैरी आउट हो रही थी, CH3 CH2OH ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा था बिकॉज ऑफ KMnO4 जो कि अल्कलाइन नेचर में था, जो कि कौन से नेचर में था, अल्कलाइन नेचर में था। तो इसको बोला जाता है फिर CH3COOH। ये आपका क्या फॉर्मूला था, इथेनोइक एसिड। ये क्या फॉर्मूला था, इथेनोइक एसिड। मतलब कि ये जो आपका हाइड्रोजन है ये रिमूव होके यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड फॉर्म करके कुछ इस तरीके से बन रहा था, ऐसे कुछ इस तरीके से बन रहा था, ठीक है। तो ये दो जो केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल की, ये हमने पिछले ही क्लास में पढ़े, पिछले ही लेक्चर में पढ़े। आपने क्या करना है, इसको भी अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है, दोनों को, कंबशन और ऑक्सीडेशन को। अभी आपको क्लियर हो गया, आपने ये पहले भी लिखे हैं तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते। हम यहाँ पर अभी देखेंगे अबाउट सोडियम के साथ में रिएक्शन किसकी, इथेनॉल की। साथ ही साथ में हम देखते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। समझ में आया? मैं अभी इसको मिटा दे रहा हूँ, समझ में आ गया नहीं? तो चलो अभी हम देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, सोडियम मेटल जो है वो रिएक्ट होगा इथेनॉल के साथ में। तो वहां पर रिएक्शन क्या होगी, एक चीज ध्यान में रखो, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल देन इट सब्स्टिट्यूट और इट रिमूव हाइड्रोजन एंड फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड। मतलब कि जब सोडियम रिएक्ट होता है इथेनॉल के साथ में तो वहां पर वो क्या करता है, सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां से 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन को या 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे वो फॉर्म कर देता है सोडियम ऑक्साइड। मतलब कि अगर इथेन है तो सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है? तो देखो इसकी रिएक्शन आपको जो वर्ड्स में मैंने बोला वो आपको क्लियर हो गया क्या, कि जब सोडियम रिएक्ट होगा इथेनॉल के साथ में तो वहां पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके वहां पे आ जाएगा सोडियम, और सोडियम जो है वो फॉर्म करेगा वहां पे सोडियम इथॉक्साइड। क्या फॉर्म करेगा, सोडियम इथॉक्साइड, मतलब वो अपना ऑक्साइड बनाएगा और वहां से जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होगी, वहां से हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होगी। अब वो कैसे होती है वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे CH3 CH2OH, किसके लिए, इथेनॉल के लिए। इसके बाद में वहां पर सोडियम, समझा? अब ये क्या हो रही है, इसकी रिएक्शन सोडियम और इथेनॉल की। तो हमने क्या बोले कि व्हेन सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल देन इट फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड। मतलब ये जो सोडियम है ये क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस, ये क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस। अभी तक के मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिखा हूं, आपको पहले मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, बाद में उसको बैलेंस भी करेंगे अपन, ठीक है। ये करेगा इसको रिप्लेस। तो देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CH3 CH2ONA, समझा क्या, CH3 CH2ONA प्लस हाइड्रोजन H2 जो कि होगा लिबरेट, जो कि होगा लिबरेट। क्या फॉर्म होगा वहां पर, H2। अब इसको बोला जाता है सोडियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड क्यों, सोडियम इथॉक्साइड क्यों, क्योंकि वहां पर 2 कार्बन है। लुक, ये 1 और ये 2, मतलब 2 कार्बन होने की वजह से उसका पेरेंट नेम बनेगा इथॉक और इथ, और वहां पर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन नहीं है बल्कि सोडियम है, इसलिए सोडियम ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? इसको बोला जाता है सोडियम ऑक्साइड। तो वहां पर 2 कार्बन होने की वजह से उसका नाम पड़ गया सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज। अब यहाँ पर देखो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है दोस्तों। आपका अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे तो देखो सोडियम और कार्बन वगैरह तो बैलेंस है, लेकिन राइट हैंड साइड में अगर आप हाइड्रोजन की काउंटिंग करोगे तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन
दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड में 6 हाइड्रोजन है, वही प्रोडक्ट साइड में 7 हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा? तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे इथेनॉल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो पूरे के पूरे इथेनॉल को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो वहां पर क्या होगा कि ये जो 2 है ये फिर इसको भी लग जाएगा, क्योंकि पूरा वो बैलेंस हो जाएगा। अब जाके ये सोडियम भी फिर 2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 2 इसको लगेगा तो 2 सोडियम हो जाएगा, ये है ना। देखो ना, ये प्रोडक्ट एक ही है अभी पूरा कंप्लीट। तो अगर हमने अगर इतने चेन को अगर 2 लगाया, इसका मतलब ये सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल, लेकिन इधर पे फिर सोडियम डिस्टर्ब हो गया था। तो उसको फिर बैलेंस करने के लिए हमने सोडियम के भी 2 एटम्स लिए, हाइड्रोजन के तो 2 बैलेंस हो ही गए, साथ ही साथ में पूरी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। तो आपको अभी क्या ध्यान में रखना है कि जब सोडियम रिएक्ट होता है किसके साथ में, इथेनॉल के साथ में, तो वो वहां पे फॉर्म करता है सोडियम इथॉक्साइड। समझ में आ रहा? ये हो गई उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी सोडियम इथॉक्साइड की। इसी प्रकार से आप अदर मेटल के साथ में भी कर सकते हो। कैल्शियम के साथ में करोगे तो कैल्शियम इथॉक्साइड फॉर्म हो सकता है, मैग्नीशियम के साथ में करोगे तो मैग्नीशियम इथॉक्साइड फॉर्म हो सकता है ना। हाइड्रोजन गैस क्या होंगी, लिबरेट होंगी। हाइड्रोजन गैस क्या होंगी, लिबरेट होंगी। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? चलो, तो इस तरीके से वो रिएक्शन फॉर्म होगी सोडियम के साथ में। उसके बाद में डिहाइड्रेशन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन हमें क्या पढ़ना है, डिहाइड्रेशन। अभी जो डिहाइड्रेशन है ये वर्ड का मीनिंग है रिमूवल ऑफ वाटर। ये जो वर्ड है डिहाइड्रेशन, इसका मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ वाटर। क्या मीनिंग होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब कि जो आपका रिएक्शन है इथेनॉल का, वहां पर क्या होगा कि रिमूवल ऑफ वाटर किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके साथ में रिएक्शन होगी किसकी, इथेनॉल की, और वहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। वहां से क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर। और वाटर रिमूव होने के कारण वहां पे इथेनॉल का बन जाएगा इथीन। इथेनॉल का क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इथीन। और वो जो रिएक्शन है वो एक्सेस ऑफ हाई टेम्परेचर पे होगा, मतलब कि एट 170 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे होगा। मतलब जो आपकी रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, उसमें जो टेम्परेचर है वो रहेगा 170 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन की अगर बात करेंगे, केल्विन की यूनिट में, तो 443 डिग्री सेल्सियस। और वहां पर यूज होगा कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या यूज होगा, कॉन्सनट्रेटेड हॉट कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और वहां पे फॉर्म होगा डबल बॉन्ड इथीन। साथ ही साथ में वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो रिएक्शन देखो कैसी होगी, देखो CH3 CH2OH in presence of concentrated H2SO4, साथ ही साथ में टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या रहेगा, 170 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो वाटर है ये क्या हो जाएगा, वहां से रिलीज। क्या हो जाएगा, वहां से रिलीज, मतलब बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन। जैसा मैं इसका अभी स्ट्रक्चर बना देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझेगा। अब देखो ये हो रहा है रिएक्ट कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में और 170 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सपोज करके चलो कि आपका ये हाइड्रोजन और ये OH क्या हो गए, बाहर निकल जा रहे हैं, मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है। यहाँ पे यहाँ पर क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन, मतलब कि रिमूवल ऑफ वाटर। ध्यान में रखना, डिहाइड्रेशन मतलब कि क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। ये नहीं समझा, ये याद नहीं रहा तो आपने क्या प्रोडक्ट भी फॉर्म करने में थोड़ा सा हिचकिचाओगे। आपको फिर डायरेक्ट पता रहेगा कि रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा, मतलब कि यहाँ का एक बॉन्ड और यहाँ का एक बॉन्ड मिलके 2 डबल बॉन्ड फॉर्म
इसको नाम दिया जाएगा इथीन। साथ ही साथ में क्या बाहर निकलेगा, वाटर। क्या बाहर निकलेगा, वाटर। मतलब कि ये हो जाएगा आपका डिहाइड्रेशन इथीन और वाटर का। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। फॉर्मेशन किसका किसका होगा, इथीन और वाटर का, और किस तरीके से निकलेगा वो भी समझा। तो यहाँ पर मैं वो रिएक्शन नहीं देता, वो भी कंप्लीट। ये होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। किसकी, इथेनॉल की। ये है इथेनॉल की डिहाइड्रेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है या नहीं? अभी कोई प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे? चलो, ये हो गया आपके इथेनॉल की प्रॉपर्टीज और उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। आपके टेक्स्ट बुक में जो इथेनॉल है, मतलब कि जो अल्कोहल है, वही आपको कुछ दिया हुआ है वहाँ पे, तो वो आपने करते रहना है, वो आपको पढ़ते रहना है पूरा। वहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि किस प्रकार से यूज होता है अल्कोहल का। साथ ही साथ में आपको यूजेस जो है इथेनॉल के वो आपको देखने मिलते हैं एज अ फ्यूल। जैसे कि जो शुगर केन से जो इथेनॉल बनता है उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ पेट्रोल के तौर पे, मतलब एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। जैसे आपने जो ग्रीन बस है वो देखे थे, ग्रीन बस जो चल रही थी अभी तो वो इथेनॉल पे भी हम रन कर सकते हैं, जहाँ पे वो एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। साथ ही साथ में स्पिरिट लैंप में वगैरह हम एज अ बर्निंग मटेरियल किसको यूज कर सकते हैं, इथेनॉल को कंबशन के लिए। आफ्टर दैट जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं लाइक विस्की, बियर, वाइन वगैरह, इनमें भी अल्कोहल का यूज किया जाता है, लाइकली इथेनॉल का यूज किया जाता है। समझ में आ रहा? इस प्रकार से वेरियस यूज है। पेंट वगैरह में भी हम जनरली इथेनॉल को, मतलब कि अल्कोहल को यूज करते हैं। तो ऐसे जनरल बहुत से यूज है, आपको वो सारे यूजेस भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें दो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब कि रिएक्शन, वो मैंने आपको लिखाया नहीं, जस्ट पहले भी लिखाया था कल के क्लास में, इसलिए मैंने आपको बोला कि वो आपने उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करते चलना है, उसको बनाते चलना है। समझ में आ रहा है? कोई भी कंफ्यूजन रखना नहीं है बच्चों, वो दोनों भी रखेंगे। और ये तो समझ में आ ही गया होगा अभी कैसे फॉर्म होते हैं, अलग अलग मेथड को उसमें भी फॉर्म कर सकते हो। ओके, अब यहाँ तक के पूरा क्लियर हो गया अभी इथेनॉल का। चलो अभी पढ़ते हैं इथेनोइक एसिड, जो कि हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड में पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं इथेनोइक एसिड की ओर। अभी हम कंटिन्यू करते हैं इथेनोइक एसिड को। सबसे पहले इथेनोइक एसिड जो है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम समझ लेते हैं। लाइक अगर हम बात करेंगे इथेनोइक एसिड की, तो CH3 CH2 और उसके साथ में COOH, मतलब कि आपका आएगा यहाँ पे CH2 जो है इसके साथ में आएगा COOH। ये है आपका इथेनोइक एसिड। ये क्या है आपका इथेनोइक एसिड। इसका हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हाँ, ये है आपके इथेनोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलॉगस सीरीज आपने पढ़े थे, उसमें ये सेकंड मेंबर आता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे 2 कार्बन, साथ ही साथ में 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने बोले तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, C2H4O2। ये रहेगा आपका इथेनोइक एसिड, C2H4O2। समझ में आ रहा है? इस तरीके से। अब इसकी हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर में। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इथेनोइक एसिड की? सबसे पहली चीज, इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, कॉमन नेम उसका क्या है, एसिटिक एसिड। उसके बाद में आफ्टर दैट जो इथेनोइक एसिड है वो एसिड होने के कारण उसका जो टेस्ट रहेगा वो कैसे रहेगा, हल्का सा सोर टेस्ट रहेगा, खट्टा हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, एंड कलरलेस लिक्विड है एक्चुअली में, इसका कोई भी कलर नहीं होता। इट इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग द सोर टेस्ट। आफ्टर दैट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 391 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 391 केल्विन। इट मींस की नियर अबाउट 118 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये मैंने थोड़ा बाद में लिखा, लेकिन ये होता है इसका 290 केल्विन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कितना होता है,
290 केल्विन। इसका मतलब है कि 17 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इथेनोइक एसिड हैविंग द मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस और उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन, मतलब कि 118 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद में हम जो इथेनोइक एसिड है आपका, अगर इथेनोइक एसिड का हम 5 से 8% अगर सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब उस क्वांटिटी में, मतलब कि अगर हम 5 to 8% के क्वांटिटी में अगर हम CH3COOH लेते हैं, अगर हम 5 to 8% के क्वांटिटी में अगर हम CH3COOH लेते हैं, तो इसके सॉल्यूशन में अगर इसके सॉल्यूशन को अगर हम ऐड कर देते हैं वाटर में, तो वो बना देता है डायरेक्टली आपके लिए विनेगर। क्या बनाता है वो? विनेगर। उसे क्या बोला जाता है? विनेगर। ओके, उसके बाद में जो प्योर इथेनोइक एसिड है, मतलब एकदम प्योर, जिसमें कोई भी वाटर वगैरह प्रेजेंस नहीं है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा? जो प्योर इथेनोइक एसिड है उसको ऑल्सो, इसी को हम क्या बोलेंगे? ग्लेशियल इथेनोइक एसिड। अब ऐसा क्यों? तो देखो, जब विंटर सीजन होता है तो लाइक कोल्ड कंडीशंस में, हम बहुत ही ठंडे कंडीशन में इथेनोइक एसिड रूम टेम्परेचर पे भी फ्रीज होना चालू हो जाता है, मतलब कि वो आइस के फॉर्म में बनना तैयार हो जाता है। कब? एट रूम टेम्परेचर इन विंटर सीजन, मतलब कि कोल्ड कंडीशंस में। इसीलिए जो प्योर इथेनोइक एसिड है उसको ग्लेशियर, जो कि डिनोट करता है यहाँ पर आइस, समझ में आ रहा है ना? ठंडा एकदम फ्रीजिंग कंडीशन उसकी, ठीक है। इसीलिए जो इथेनोइक एसिड है, प्योर इथेनोइक एसिड, उसको ग्लेशियर इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। लेकिन कब? उसके पीछे का रीजन आपको देना पड़ेगा, तो वो है कि इन विंटर एट कोल्ड कंडीशन इथेनोइक एसिड कन्वर्ट इनटू द फ्रीज और आइस इज कॉल्ड एज ग्लेशियर इथेनोइक एसिड। देन अगर हम बात करेंगे उसके नेचर की, तो वो जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। इथेनोइक एसिड क्या शो करता है? एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब कि लिटमस सॉल्यूशन में जो ब्लू कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में। लिटमस सॉल्यूशन में ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में। क्या समझ में आ रहा है ना कि एसिडिक नेचर है? और वहां पर जो इथेनोइक एसिड है उसको वीक एसिड भी बोला जाता है, एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इनके कंपैरिजन में इथेनोइक एसिड वीक एसिड होता है। इसके पीछे भी रीजन है क्यों इसको वीक एसिड बोला जाता है, बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस एज मच हाइड्रोजन प्लस आयंस when it dissolve in water। जब इसका आयोनाइजेशन किया जाता है, इथेनोइक एसिड का जब आयोनाइजेशन किया जाता है, तो वो ज्यादा हाइड्रोजन प्लस मतलब H+ आयन वो रिलीज नहीं करता है, वो प्रोड्यूस नहीं करता है। इस वजह से उसको वीक एसिड भी बोला जाता है। समझ में आ रहा? इस वजह से इथेनोइक एसिड को वीक एसिड भी बोला जाता है। अब इसके बाद में ये हो गई इसकी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर में, मतलब कि रिएक्शन पार्ट। जो इथेनोइक एसिड है इसका जो रिएक्शन पार्ट अगर हम देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको 3 टाइप से रिएक्शन दी हुई है। पहला दिया हुआ है आपको स्टरीफिकेशन रिएक्शन, फिर बताया गया है कि आपका जो रिएक्शन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH के साथ में, इट मीन्स कि बेस के साथ में कैसा रहेगा। साथ ही साथ में आपको बोला गया है कि सोडियम कार्बोनेट मतलब कि Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 इसके साथ में कैसे रिएक्शन होगी। तो वहां पर स्टरीफिकेशन रिएक्शन के लिए सिंपली आपको कोई एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है आपके पेज नंबर 73 पे, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा लेट लेता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि जो कार्बोनेट्स है और हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसके बारे में, समझ में आ रहा? ठीक है, स्टरीफिकेशन रिएक्शन में भी कोई ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह, लेकिन फिर भी हम पहले किसको लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्या रिएक्शन रहेगी इथेनोइक एसिड की।
ओके, तो चलो मैं इसको अभी मिटा देता हूँ। हम देखते हैं अभी रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, मैंने जस्ट यहाँ पे कार्बोनेट का हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा, वहां पे आपने ऐड करना है सोडियम, वहां पे आपने ऐड करना है सोडियम। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलो उसके बाद में देखो, अभी पहला रिएक्शन रहेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ में। पहले क्या रहेगा? रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपको पता रहने होना, नहीं तो आप उसको प्रॉपरली लिख नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? वो गिवन नहीं रहता कभी, ध्यान में रखना, वो कभी आपको गिवन नहीं रहता। तो सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनका जो है आपको क्या पता रहना चाहिए? उसका केमिकल फॉर्मूला। अब करो रिएक्ट, आपको पता है कि आपका इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जो कि है CH3COOH, ये बन गया हमारा इथेनोइक एसिड। रिएक्ट हो रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ में, मतलब Na2CO3, इसके साथ में वो क्या हो रहा है? रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे सिंपल सोडियम जो है वो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। सोडियम जो है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो वहां पर तैयार होगा CH3COONA प्लस एक यहाँ से कार्बन निकल, ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो CO2 प्लस वहां से वाटर। समझ में आ रहा है? ऐसे 3 प्रोडक्ट आपके बनेंगे। इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए इसका नाम लिखने के लिए। साथ ही साथ में फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से जो ये Na2 है ये इसको रिप्लेस कर देगा। अब ये हो गई आपकी रिएक्शन। इसका नाम जो है ना, ये जो आपका है इसको बोला जाता है सोडियम इथेनोएट। क्या बोला जाता है? सोडियम इथेनोएट, मतलब कि OATE ऐसा बनाया जाएगा वहां पे, सोडियम इथेनोएट। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? सोडियम इथेनोएट। उसके बाद में इसका जो दूसरा कॉमन नेम है वो आप ये भी बोल सकते हो कि जो है सोडियम इथेनोएट भी बोल सकते हो इसको। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट, ये बैलेंस नहीं है। सोडियम कार्बोनेट का क्या बन गया? सोडियम इथेनोएट। अब ये बैलेंस है रिएक्शन। तो देखो, सबसे पहले कार्बन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन जो है, कार्बन जो है इसके एटम देखने का, तो कार्बन के एटम यहाँ पर दिख रहे हैं आपको 2 और ये 3, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन बैलेंस है भैया। उसके बाद में हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन के यहाँ पे 3, ये 4, मतलब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है 4 और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 5। इसको 4 और ये 5, एक का डिफरेंस है, तो हम 1 तो ऐड नहीं कर सकते, हमको करना पड़ेगा उसका मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट साइड में 5 बनाने के लिए हम कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, हम कर देते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब ये कितने हो गए हाइड्रोजन? 6 और 7 8। समझ में आ रहा? और इधर में इसको भी कर देते हैं मल्टीप्लाई 2 से। समझ में आ गया? और इसको भी करना पड़ेगा फिर 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंपाउंड ही फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये पूरे के पूरे कंपाउंड के एटम चेंज हो गए। बराबर है ना? ये पूरे के पूरे कंपाउंड के साथ में हम करना चाहते थे हाइड्रोजन को, लेकिन पूरे के पूरे कंपाउंड के साथ में ही वो हो जाएगा। अब बैलेंस करके देखते हैं सबको, अब सबको बैलेंस करके देखते हैं कि वहां पर प्रॉपरली फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इसको नहीं भी गए तो भी चलेगा। सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर भी कार्बन के तो बैलेंस हो ही गए, समझ लो। उसके बाद में आते हैं हम हाइड्रोजन के ऊपर में। हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन के एटम्स हैं यहाँ पे 6 और ये 2 8, यहाँ पर 6 और 2 8, मतलब ये हो गया बैलेंस। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में कार्बन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन पे आते
2 2 4 और यहाँ पर 3 7, यहाँ पर ये 2 2 4 और यहाँ पर 2 और ये 1 3 7, मतलब ये भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, सोडियम तो बैलेंस हो ही गया और बाकी सब बैलेंस है। मतलब ये हो गई आपकी रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। और ये जो है ना सोडियम इथेनॉल, इसको एक प्रकार का सॉल्ट ही बोला जाता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में अब आते हैं दूसरी रिएक्शन होगी आपकी रिएक्शन विद, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं जगह ही रहेगी तो, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसके साथ में रिएक्शन देखेंगे अभी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसका आपका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। ओके, बहुत ही सिंपल रिएक्शन होगी इसकी। देखो ब्लैक पेन से जो मैं डिनोट कर रहा, CH3COOH प्लस NaHCO3 गिव्स, क्या होगा, फिर से सोडियम रिप्लेस कर देगा, CH3CONA प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंस है यानी वो चेक करना है। कार्बन के 2, यहाँ पर भी 2 एटम, हाइड्रोजन के 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ पर ये 3 और 2 5, फिनिश। ऑक्सीजन के 2 और ये 3 5, ऑक्सीजन के 2 और ये 3, ये 2 और ये 1 मिला के 3 और ये 5, मतलब बैलेंस। ये जो है ये बिल्कुल इसके समान है, सेम, बस मॉलिक्यूल का चेंज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। यहाँ पर इसको बोला जाएगा फिर से सोडियम इथेनोएट। क्या बोला जाएगा, सोडियम इथेनोएट। ये है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये रहेगा आपका इथेनोइक एसिड, जिसको हम, ये रहेगा आपका इथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। समझ में आ रहा। तो जब हमने कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन देखी सोडियम की, तो वहां पर हमें देखने मिला एसिटिक एसिड की, तो वहां पर हमें देखने मिला कि वहां पे दोनों कंडीशन में सोडियम इथेनोएट एज अ सॉल्ट ही प्रोड्यूस होता है। और सेम ऐसा ही सेम आपको देखने मिलता है NaOH के साथ में। तो वो आपको रिएक्शन होमवर्क है, हाँ, रिएक्शन विद NaOH आपको होमवर्क है। मतलब क्या करना है, एसिटिक एसिड के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर देना है। ये यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ, एसिटिक एसिड के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम इथेनोएट, यहाँ पर फॉर्म होगा सोडियम इथेनोएट, साथ ही साथ में यहाँ पर फॉर्म होगा वाटर। ऐसे 2 फॉर्म होंगे वहां पे, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से बेस है और ये एक प्रकार से एसिड है। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं, मतलब एसिडिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब दोनों रिएक्ट होंगे, तो वहां पे क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर। समझ में आना। तो ये आपको होमवर्क है, ये रिएक्शन घर पे करो उसको। अब हम देखते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के ऊपर। अभी हम देखते हैं आपका एस्टरीफिकेशन रिएक्शन इथेनोइक एसिड का, और उसके बाद में उसी को कंटिन्यू करके देखेंगे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, जहां पर आपको NaOH के साथ में जब हम ईस्टर को रिएक्ट करते हैं तो वहां पर आपको मिलता है फिर से इथेनोएट, मतलब सॉल्ट, और साथ ही साथ में इथेनॉल। ठीक है ना। तो ये दोनों रिएक्शन आपको वहां पर देखने मिलेगी। ठीक है। उसके साथ ही में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो सोप और डिटर्जेंट है उसका पार्ट आपने खुद से पढ़ना है। बहुत सा पार्ट बहुत ही ईजी है, बस वहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, लाइक आपको वहाँ पे दिया हुआ है कि सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है, साथ ही साथ में डिटर्जेंट का कैसे फॉर्मेशन है। ठीक है। हम यहाँ पर इथेनोइक एसिड जो हमारा मेन पार्ट है इसको क्लोज करके फिर इस लेसन को भी क्लोज करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको सोप और डिटर्जेंट खुद से पढ़ना है। कुछ डिफिकल्टी आती है तो फिर आप
ऑनेस्टली पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम स्टरीफिकेशन रिएक्शन। स्टरीफिकेशन रिएक्शन कब होती है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल मतलब कि अल्कोहल जब एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, कुछ ड्रॉप्स हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे उस रिएक्टेंट में, तो वहां पर जो रिएक्शन कैरिड आउट होगी तो वहां पे फॉर्म होगा ईस्टर। वहां पर क्या फॉर्म होगा? ईस्टर। साथ ही साथ में वहां पे फॉर्म होगा वाटर। अब ईस्टर जो है, ये जो है इसका पहले आपको फंक्शनल रूप पता रहना होगा ईस्टर क्या होता है। तो ईस्टर की जब हम बात करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, या फिर ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा। ये होता है ईस्टर जिसके दोनों साइड में अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिसके दोनों साइड में अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये रिएक्शन में आपको पता ही चल जाएगा कि कैसे क्या प्रेजेंट होते हैं। मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं स्टूडेंट। देखो क्या बोला मैंने, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि CH3COOH को रिएक्ट करेंगे इथेनॉल के साथ में, मतलब कि CH3CH2COOH, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ईस्टर। अब मैं ये नीचे में लिख रहा हूँ, ये मैं नीचे में लिख रहा हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। समझ में आ रहा है? इसको जनरली आपको दिखेगा नहीं तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ H2SO4। तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है ना ये रिप्लेस होके यहाँ पे इतना पार्ट बचेगा जो कि है आपका ईस्टर का, बराबर है, ईस्टर का पार्ट है। और यहाँ पर फिर से दूसरा अल्किल ग्रुप मतलब ये ग्रुप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। इसको लिखते समय CH2 को पहले लिखेंगे, CH3 को बाद में, क्योंकि वो जो उसकी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होने वाला, ठीक है ना, जब रिएक्शन कैरी आउट होगी, अभी नहीं। चलो तो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा? देखो CH3 बॉन्ड COOH COO बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस H2O बाहर। ये है आपका ईस्टर, ये है आपका ईस्टर। अब कैसे आपको समझना है ये देखो, जब रिएक्शन कैरी आउट होगी जो कि है आपका इथेनोइक एसिड, ये और ये है आपका इथेनॉल। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल जब एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिप्लेस होता है और इसके जगह पे ये पूरा का पूरा इथाइल ग्रुप जो है ये वहां पे आ जाता है। जैसे कि ये आया, ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल है, मतलब उसके ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दो R आ गया और बीच में आ गया आपका COO, कुछ इस तरीके से। इसको बोला जाता है ईस्टर। इसको क्या बोला जाता है? ईस्टर। समझ में आ रहा? इस प्रकार से इस रिएक्शन को बोला जाता है स्टरीफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? स्टरीफिकेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रैक्टिस करना मस्ट है। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसको बोला जाता है स्टरीफिकेशन रिएक्शन। इसके बाद में इसी स्टरीफिकेशन रिएक्शन को जब हम इसी ईस्टर को जब हम रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ में, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में NaOH के साथ में जब हम इसी स्टरीफिकेशन रिएक्शन को रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, मतलब कि NaOH के साथ में, तो वहां पर फिर से हमें देखने मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, मतलब कि वही प्रोडक्ट हमें फिर से मिलेगा। तो उसको बोला जाता है फिर से, मतलब कि सॉल्ट और अल्कोहल मिलेगा तो उसको बोला जाता है फिर से सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा? तो देखो कैसे करेंगे, इस प्रोडक्ट को लेंगे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के लिए, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के लिए। समझ में आ रहा है? जहां पर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है, किसका? किसका? ईस्टर का। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होगा? देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ईस्टर को कुछ इस तरीके से, CH3 बॉन्ड COO बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है, ये ईस्टर है आपका। रिएक्ट हो रहा है NaOH के साथ में, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में,
तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ये जो आपका CH3COO है यहाँ पे आ जाएगा सोडियम, और ये जो आपका CH3 है इसके साथ में आ जाएगा आपका OH। समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्या बोला मैंने, ये जो आपका CH3COO है इसके साथ में जुड़ जाएगा सोडियम, तो ये बन जाएगा सोडियम इथेनॉइड, और क्या बन जाएगा, सोडियम इथेनॉइड। और ये जो CH2CH3 है, ये जो CH2CH3 है इसके साथ में जुड़ जाएगा OH मतलब अल्कोहल, ये और ये फॉर्म करेगा इथिल अल्कोहल। समझ में आ रहा, मतलब प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पर हो रहा है हाइड्रोलिसिस, क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस, ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसको प्रोडक्ट देखो CH3COONA, समझा, प्लस CH3, ये थोड़ा नीचे नहीं लिखा हो, CH3CH2OH, इसका नाम रहेगा आपका सोडियम इथेनॉइड। क्या रहेगा, सोडियम इथेनॉइड, या आपने इसके पहले ही देखे, और इसका नाम रहेगा इथेनॉल। क्या मिलेगा हमें, इथेनॉल। मतलब कि जब हम ईस्टर का सैपोनिफिकेशन करेंगे, मींस कि हाइड्रोलिसिस करेंगे विद इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पर हमें फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल फॉर्म होगा। मतलब ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड पर से बना है, जहाँ पे हाइड्रोजन को सोडियम ने रिप्लेस कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं है। साथ ही साथ में यहाँ पे इथेनॉल भी बना है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से समझ में आ गया। इस तरीके से आपको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी पढ़ना है। उसके बाद में बेटा आपके जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 74 पे सोप और डिटर्जेंट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि सोप और डिटर्जेंट कैसे फॉर्म होते हैं। तो वो देखो, अब जनरली वो जो है थोड़ा थ्योरी पार्ट है, जो कि आपको इजीली भी समझ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। अब ये सोप और डिटर्जेंट कब फॉर्म होते हैं, जब आपका जो फैट या फिर ऑयल है, जैसे कि आपने वेजिटेबल ऑयल का आपने पहले रिएक्शन देखे थे, तो जो फैट या फिर ऑयल है जब वो रिएक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, मैं ओरली बता रहा हूँ, जब फैट या फिर ऑयल जब रिएक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो वो वहां पे फॉर्म करता है सोप और ग्लिसरॉल। क्या फॉर्म करता है, स्लोप और ग्लिसरॉल। सोप मतलब कि आपका सोडियम सॉल्ट, और उसके साथ ही में ग्लिसरॉल मतलब कि आपका अल्कोहल, आपको ये फॉर्म होगा वहां पे। समझ में आ रहा है, इस तरीके से तो वो आप खुद से कर सकते हो। उसके बाद में डिटर्जेंट के लिए भी आपको दिया है, और कुछ उसके यूजेस वगैरह भी दिए हैं। कुछ सोडियम बोल रहा हूँ, सोप और डिटर्जेंट के यूजेस वगैरह भी दिए हुए हैं, तो वो सारा पढ़ो। थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट से उसको पढ़ना है। अगर कुछ डाउट जाता है तो आप पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है। चलो, तो ये इतना पार्ट जो है ये आपने यहाँ तक के अच्छे से करना है। यह आपका जो 95% जो आपका ये पार्ट है पूरे लेसन का, इस पर पूरा बेस्ड ऑन है आपका सिलेबस, है ना। इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ये मेन टॉपिक्स है आपके, जो कि आपको पढ़ना है और प्रिपेयर भी करना है अच्छे से। समझ में आ रहा है। तो चलो, आज से ये जो आपका कार्बन एनिड्स कंपाउंड जो एक बड़ा सा लेसन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ से कंटिन्यूएशन में इसकी प्रिपरेशन, इसकी एक्सरसाइज को प्रिपेयर करो, इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनाओ। आपको इसका पूरा प्रिपेयर करके रखना है, और इसको खुद की ही टेस्ट जनरेट करके आपको उसको प्रैक्टिस भी करते रहना है। ठीक है, चलो मिलेंगे अभी एक नए लेसन के साथ में अगले क्लास में।